डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर हम आजकल पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2x इफ -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। और ये 6x प्लस 2 है, ये एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइन है। तो हमको इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असांतत बिंदु जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, x की जो वैल्यू है, x क्या अपने आप में एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल लाइन पर देखते हैं। रियल लाइन के केस में देखिए आप, रियल लाइन है। देखिए दो पॉइंट इसमें देखिए आप, हमको कहां पर बाइफर्केशन करना है। एक तो क्लू यहां से मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 तो यहां पर कर लेते हैं, और x इज इक्वल टू +3 यहां पर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो कैसे पॉइंट हो गए, फंक्शन x इज इक्वल टू 3 और यहां इसके आगे हो जाएगा ग्रेटर देन 3। तो ये पूरा कवर हो गया। x इज लेस देन इक्वल टू 3 मतलब यहां से लेकर के आनंद। ये वाला किसके कवर हो रहा है, ये वाला जो एरिया है, इस बीच में क्या हो रहा है, -3 इज लेस देन x लेस देन 3। ये वाला जो एरिया है वो 3 और -3 के बीच का एरिया है, और इधर वाला जो एरिया है दिस इज लेस देन -3। ये जो एरिया है ये -3 से छोटा है। तो पूरी रियल लाइन कवर हुई कि नहीं हुई। x इज इक्वल टू 3 और 3 से बड़ी ये नंबर यहां, -3 और 3 के बीच के जो नंबर पड़ेंगे वो यहां, -3 वाला पॉइंट यहां पर x इज इक्वल टू -3 और -3 से छोटी संख्या सभी आ गई। तो पूरी रियल लाइन कवर होगी नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो कितने केस में हम कितने केस में कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे। एक केस जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, दूसरा केस जब x की वैल्यू 3 है, तीसरा केस जब x की वैल्यू 3 और -3 के बीच है, चौथा केस जब x की वैल्यू -3 है, और पांचवा केस जब x की वैल्यू -3 से छोटी है। पहले केस क्या लिया, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x व्हेन x इज इक्वल टू 3, वो यहां पर कवर हो गया। नंबर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच वाला, ये सब कवर हो गया यहां से यहां तक। -3 वाला एक पॉइंट यहां पर है और -3 से छोटा ही है। तो पूरी आपकी रियल लाइन कवर हो गई। अब एक एक करके हम केस लेते हैं और उसके हिसाब से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए आप, केस फर्स्ट लेते हैं पहले। ये फर्स्ट केस हमारा ये वाला, इसमें क्या है, टेकिंग x इज इक्वल टू a, ठीक है, a बिलोंग्स टू R एंड a इज ग्रेटर देन 3। पूरा इसका विवरण आ गया है। x इज इक्वल टू a, मैंने कोई नंबर लिया, वो a बिलोंग्स टू R है, वो रियल नंबर है, और a की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 नहीं 3 से बड़ी है, ठीक हो गया। तो फंक्शन क्या है, ऐसे पॉइंट के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 at that time the function is defined as fx is equal to 6x plus, ठीक हो गया। and this function is defined throughout all those values of x which are greater than 3। सभी x के वे मान जो कि 3 से बड़े हैं। x is equal to 4 भी होगा तब भी फंक्शन ये होगा, x is equal to 5 होगा तब भी फंक्शन यही होगा, x is equal to 6 होगा तब भी फंक्शन यही होना है। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a, fx is equal to limit x टेंड्स टू a, fx means that is 6x plus 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली, क्योंकि फंक्शन थ्रू सभी पॉइंट पे क्या है, एक ही रूप से डिफाइंड है। 6 के लिए कुछ और है, 7 के लिए कुछ और है, 6 के बगल के लिए कुछ और है, 6 के लेफ्ट के लिए कुछ और है, 6 के राइट, ऐसा नहीं है। जो 6 के राइट के लिए है वो 6 के लेफ्ट के लिए भी है। तो फंक्शन, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें डायरेक्ट लिमिट निकाल देनी
चाहिए। तो लिमिट x टर्म्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 6x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 6a प्लस 2। ठीक हो, और एफ कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये तो पॉइंट प्रॉपर्टी है ना, कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट। अब यहां a इज ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ कि जैसे 6 पे कंटिन्यूटी वैल्यू होगी वैसे 7 पर भी होनी है, वैसे 8 पर भी होनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है ना, एक प्रकार से पॉइंट प्रॉपर्टी होगी जब किसी पॉइंट को लेके हम करते हैं। तो एफ ए किसी ए पॉइंट पर आप देखिए तो ए के लिए फंक्शन कितना हो जाएगा 6a प्लस 2, एफ एक्स ये है तो एफ ए निकाला, एक्स की जगह पे ए रखा ना तो 6a प्लस 2। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या है कि लिमिट x टर्म्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, हो गए दोनों इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to a belongs to R and a is greater than 3। ठीक हो गया, मतलब यहां फंक्शन हमें क्या मिल गया, कंटिन्यूअस। कोई भी वैल्यू लेंगे x की विच इज ग्रेटर देन 3, इस पोर्शन पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो केस 1 निकल गया हमारा। अब चलिए आगे केस 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप केस 2 में देखिए, सेकेंड केस में व्हेन x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर देखिए, या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू, इसको ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल b ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल b बिलोंग्स टू r एंड b इज इक्वल टू 3, किसी एक पॉइंट पर 3 पर, इस पॉइंट पर ले रहा हूं। ठीक हो गया, तो एफ एक्स क्या डिफाइंड है, when x is exactly 3 at that time the function is 6x plus 2। this implies that at x is equal to 3 fx is defined, this implies that at 3 is equal to 6 into 3 plus 2, ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 3 कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन ये है, x इज इक्वल टू 3 करेंगे 20 आ गया। ठीक हो, अब आप देखिए यहां पर 3 वाला जो पॉइंट है, 3 के जस्ट राइट में, 3 के राइट पॉइंट पे 3 और 3 से दाएं के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। ठीक हो, इसको ध्यान से समझिए आप, यहीं पर है पॉइंट पकड़ने के बाद, x इज इक्वल टू 3 और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन 6x प्लस 2 है। परंतु जैसी x की वैल्यू 3 से कम हो गई, थोड़ा कम हो गई, कहां तक, यहां तक। ठीक है, 3 से छोटी और -3 से बड़ी, देखें ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 3 और -3 से बड़ी। तो जब 3 के लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा 3 पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट में तो आगे चले गया, तो उसके लिए तो फंक्शन ये हो गया। पर जब मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर बात करूंगा तो आप यहां से थोड़ा इधर आगे नहीं आ गए, तो इधर आ गए तो इसके लिए फंक्शन क्या है, इसके लिए तो डिफाइंड है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कोई और डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कोई और डिफाइंड है। इट मींस एट इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज द राइट हैंड लिमिट टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक हो गया, इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट दिखाने के लिए, लिमिट निकालने के लिए हमको x इज इक्वल टू 3 पर उसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। कारण बहुत स्पष्ट है कि 3 की जब राइट की बात करेंगे तो फंक्शन कुछ और डिफाइंड, और 3 से लेफ्ट की बात करेंगे तो फंक्शन कुछ और डिफाइंड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसलिए यहां पर निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, आप लिमिट किस पॉइंट पर देख रहे हैं, 3 पर देख रहे हैं। तो x टेंड्स टू कौन सा, 3 माइनस s, तो उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए 3 पॉइंट पर देखना है तो उसकी लेफ्ट हैंड बाएं तरफ 3 माइनस देखते हैं।
अब 3 माइनस के लिए उसके लिए फंक्शन कौन डिफाइन, ये तो है 3 से कम, 3 माइनस 3 से कम, उसके लिए आपका फंक्शन ये है -2x। ठीक हो गया, -2x एंड दिस इज इक्वल टू -2 इंटू 3 दैट इज -6। ये क्या शो कर रहा है, 3 माइनस का मतलब हुआ कि 3 का नेबरिंग पॉइंट कौन सा, बाएं तरफ वाला। इसका मतलब 3 का -3 से मतलब नहीं है, पॉइंट तो यही है 3, इसके नेबरिंग पॉइंट का बहुत छोटा है उसके, जो कि फिर कहां जा रहा है, 3 की ओर ही जा रहा है, इसलिए वैल्यू भी इसकी 3 रखते हैं। तो कितना हो गया, -6 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मीन्स राइट ऑफ 3, दाएं हाथ की तरफ की लिमिट। तो दाएं हाथ के लिए 3 प्लस के लिए कौन है फंक्शन, ये है ना, तो x की वैल्यू यहां जाएगी, ये हो जाएगा 6x प्लस 2 एंड दैट इज 6 इंटू 3 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 20। अब आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 3 के लिए -6, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी 3 के लिए 20। दोनों इक्वल है, नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का अस्तित्व नहीं है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मान नहीं निकलता है। और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। जब वहां पर लिमिट ही नहीं निकल रही है तो फिर फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट fx x इज इक्वल टू 3 पर संतत नहीं है, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं fx has a point of discontinuity at x is equal to 3। x is equal to 3 पर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया, नॉट कंटिन्यूटी, संतत नहीं है या असंतत पॉइंट आ गया x is equal to 3 पे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, यहां पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, इस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस लेते देखिए, तीसरे केस में कैसे करते देखिए। केस 3, केस थर्ड क्या है, टेकिंग x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल c बिलोंग्स टू r, c बिलोंग्स टू r, और c कहां है, यहां, इधर भी देख ले, इस पर x के बीच आ जाओ, -3 इज लेस देन c इज लेस देन 3, c की वैल्यू -3 और 3 के बीच है। ठीक है, तो फंक्शन क्या डिफाइन है यहां पर, fx is defined for this value, for those values of x which are lying between 3 and -3, the function is defined as -2x। और थ्रूआउट है, इधर से लेकर के इधर तक, 3 और -3 पर नहीं, इधर से लेकर कर इधर पर फंक्शन सबके लिए क्या डिफाइंड है, -2x। तो यहां पर अब इस रेंज के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे रेंज के लिए फंक्शन एक ही डिफाइंड है, -2x। तो डायरेक्ट आप लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट x टर्न्स टू b, मैंने क्या पॉइंट ले रखा, c ले रखा है, तो x टर्न्स टू c लिख लीजिए, x टर्न्स टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्न्स टू c, fx मीन्स फंक्शन इज -2x है, तो ये हो जाएगा -2c। लिमिट कितनी निकली, -2c निकल गई, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यहां x इज इक्वल टू c कर लीजिए, तो दैट इज इक्वल टू -2c, दोनों इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट यू फाइंड, लिमिट x टर्न्स टू c, fx इज इक्वल टू fc, दिस इंप्लाइज दैट
fx is continuous at x is equal to c, c belongs to R and -3 is less than c is less than। ठीक हो गया। यहां भी फंक्शन क्या हो गया, इस रेंज के लिए भी कंटिन्यूअस। ठीक हो गया, इधर के लिए कंटिन्यूअस, यहां पर डिसकंटिन्यूअस, और यहां से लेकर के यहां तक की, समझ, ये पूरा रेंज आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हमको x इज इक्वल टू कौन सा देखना है, पॉइंट -3 पे देखना है। आप देख रहे होंगे कि -3 और 3 के बीच में x इज इक्वल टू 3 नहीं है। ठीक हो गया, न तो -3 है न या +3 है, केवल वो वैल्यूज जो -3 और 3 के बीच हुई थी हैं। तो आप कौन सा पॉइंट पर ले लेते हैं, -3 पर ले लेते हैं। केस 4 टेकिंग x इज इक्वल टू -3। अब इस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है फंक्शन की। अब आप देखिए यहां पर फंक्शन क्या डिफाइंड है, आप देखिए fx इज डिफाइंड एज क्या, मॉड ऑफ x प्लस 3, -3 पर फंक्शन ही डिफाइंड है। मतलब कि x की वैल्यू हमको किसी भी केस में पॉजिटिव रखनी है। -2 होगा x तब भी वो +2 ही होगा, -3 होगा x तब भी वो +3 ही होगा, -4 होगा x तब भी वो +4 ही। ठीक, -3 से छोटी या -3 के लिए, तो -3 से छोटी क्या हो, -5, क्योंकि -3 से छोटा है ना, तो -mod ऑफ 5 कितना होगा, +5, तो वहां फंक्शन ये हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, x इज इक्वल टू -3, और आप कह सकते हैं इसको, और आप क्लियर कर लीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू -3 के लिए देखिए, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू -3 के लिए देखिए। तो मैं x इज इक्वल टू 3 पे तो आता हूं, एक बार फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो इस रेंज के लिए आप देखिए, इस x को हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। वैल्यू मैं कौन सा ले रहा हूं, -3 और -3 से छोटी सारी वैल्यू देख रहा हूं, तो फंक्शन हर स्थिति में x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो fx क्या हो जाएगा, आप कैसे लिखेंगे इसको, -x + 3, क्योंकि यहां सारी वैल्यूज x की नेगेटिव हैं, -3, -4, -5, -6, -7 है कि नहीं है। और आपको इसको क्या बनाना है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू कीप इट पॉजिटिव, आपको उसको पॉजिटिव रखना है। x -10 हो जाएगा तो एक माइनस अपने ओर से लगाओगे, -10 + 10, तो उसके लिए तरीका क्या है, माइनस लगा दो x की वैल्यूज में। यदि x आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव, -3 या -3 छोटे हैं, -4 हो जाएगा, तो x माइनस और -4 क्या है, +4 हो जाएगा, तो फंक्शन ही। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू -3 का केस आप देखिए, जब -3 के बाईं ओर आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि -3 के बाईं ओर जब आएंगे तब तो फंक्शन आपका क्या है, ये है। पर -3 की जब दाईं ओर जाएंगे, -3 के दाएं मतलब वो यहां आ जाएगा फंक्शन, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। -3 के दाएं क्या, -3 के जैसी दाएं जाएंगे आपका फंक्शन, हम यहां आ गए, आगे नहीं आगे बोलिए, क्यों, जब -3 से छोटा है, -3 के लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे तो फंक्शन ये है, और -3 की राइट हैंड लिमिट की तरफ जाएंगे तो -3 का राइट हैंड मतलब -3 से थोड़ा बड़ा, और -3 से थोड़ा बड़ा मतलब यहां गए वैल्यू, और उसके लिए फंक्शन क्या ये है। तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी ना, क्लियर होगा कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 -a, ऐसा देखिए इसको, -3 ये नेगेटिव, मतलब ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट शो करता है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3। अब x टेंड्स टू -3 ऐसे, -3 से छोटा, तो -3 से छोटा मतलब ये, और उसके लिए फंक्शन आपका ये है, ये तो होगा -3 से छोटे के लिए है ना, तो फंक्शन ये वाला लिया जाएगा, तो दैट इज -3 + 3 और 6 हो गया, माइनस प्लस और फिर 6 हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस मतलब सॉरी माइनस है नहीं तो -3 प्लस, इसको ध्यान से -3 प्लस मतलब -3 के दाएं। भाई -3 पॉइंट है, इसका दाएं क्या -3 प्लस h, इसका बाएं क्या -3 माइनस h। कब? जब h will tend to 0 और h will tend to 0। जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा यहाँ पहुंच जाएगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा यहाँ पहुंचेगा। मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं इसमें बहुत छोटी वैल्यू जुड़ी हुई है और इसमें बहुत छोटी वैल्यू घटी हुई है। तो घटने के बाद इधर आ जाएगा, जुड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो जैसे फंक्शन -3 से बड़ा होगा तो आपका फंक्शन यहाँ पहुंच गया, और जैसे -3 से छोटा हो गया आप यहाँ पहुंच गए। ठीक हो गया? तो फंक्शन -3 प्लस के लिए क्या है? -3 प्लस के लिए फंक्शन ये है, ये मतलब -3 के राइट के लिए। तो इसको लिख देंगे आप -2x। तो ये कितना हो जाएगा? -2 इंटू -3 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6। वो भी 6 हो गई। तो क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दोनों 6 हो गए। ठीक है, इसका मतलब लिमिट x टर्न्स टू -3 fx इज इक्वल टू 6। लिमिट की वैल्यू तो निकल 6 आ गई। अब आप f-3 निकालिए। f-3 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू -3, और x इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन क्या है? ये है ना डिफाइन। मतलब इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? -x+3 लिखा था ना, इसको लिखा था कि नहीं लिखा था? क्योंकि इसको मुझे हर हाल में क्या करना है? पॉजिटिव करना है ना, तो एक नेगेटिव मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। क्योंकि x की वैल्यू -3 है तो -3 के लिए प्लस ही तो करना है, इसको तो प्लस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये मैंने नेगेटिव लगाया। तो -3 तो अपनी वैल्यू इसका -1 बहुत सी बात माइनस, और x की वैल्यू -3 है, +3 फिर आपका 6 हो गया। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू f-3। तो इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप कह सकते हैं कि -3 पर फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ठीक है, अब निकालिए इससे छोटे की। अब देखिए, जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप बहुत तेजी से करेंगे इस क्वेश्चन को। भी आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन का इतना बड़ा विस्तार कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी हम समझा के कर रहे हैं ना। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तब फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, तब आप आसानी से बहुत तेजी से काम कर लेंगे इसमें। अब 5वां केस आप देखिए, 5th केस क्या है? यहां तक सब हो गया क्लियर, x इक्वल टू -3 से लेकर आगे तक। अब -3 से छोटा, टेकिंग x इज इक्वल टू e, कोई भी नंबर ले सकता हूं, e बिलोंग्स टू r एंड e इज लेस देन -, e की सारी वैल्यूज -3 से छोटे इधर। तो फंक्शन क्या है? डियर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या है? -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? -3 से छोटी वैल्यू यही तो है ना। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका? मॉड ऑफ x+3, और ये क्या है? -x+3। हमने डिफाइन किया ना इसको, क्योंकि माइनस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो इसको हर हाल में पॉजिटिव करना है। जब x नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब बाहर से x और लगेगा। यदि x -4 है तो माइनस और -4 +4 हो गए, तो फंक्शन ये हो गया। अब आप देखिए, यहां भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि -4 पे भी फंक्शन वही डिफाइंड है, -5 पे भी वही डिफाइंड है, -6 पे भी डिफाइंड है, -7 पे भी वही डिफाइंड है। पूरे रेंज के लिए कहां तक? अप टू इंफिनिटी तक यही डिफाइंड है फंक्शन। तो सीधा आप डायरेक्ट लिमिट निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू -3, फंक्शन आपका क्या है? -x+3, और ये कितना हो जाएगा? -3 + 3, और ये हो जाएगा 6, -6। ठीक, और f3 कितना हो गया? अब f3 निकालो। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -3। ठीक है, आगे सुनिए, ई माना था ना उस पे,
क्या माना था, ई माना था ना। अभी मैंने क्या निकाला था, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। एफ एक्स आपका ये है, ठीक है। अब मैंने एफ माइनस 3 निकाल रहा हूं ना। एफ माइनस 3 को मैंने क्या कहा, -3 प्लस कितना होगा, 6 हो गया। और इसको मैंने ई माना हुआ है, क्योंकि ये सभी एक पॉइंट के लिए एक ही प्रकार का डिफाइंड होगा ना, तो उसको मैंने ई मान रखा है, ठीक हो गया। तो यहां पर आप एक सिंगल पॉइंट लेकर के उसको क्या लेंगे, एफ ई, ठीक हो गया। एफ ई कितना हो जाएगा, -e+3, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां देखने से फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम तो इधर के लिए देख रहे हैं, -3 के लिए तो हम कर चुके हैं, तो इसको तो आप चाहे मिटा दीजिए। अब हम देख किसके लिए रहे हैं, e इज लेस देन -3 के लिए देख रहे हैं ना। हमने x इक्वल टू e लिया, e बिलोंग्स टू r, e इज लेस देन -3। तो अब आप लिमिट निकालिए सीधे। पहले तो वैल्यू फंक्शन निकालो उस पॉइंट पर। फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है -x+3 के रूप में, तो एफ ई कितना हो जाएगा, -e+3। और लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू e, एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू e मतलब लेस देन -3 के लिए, और उसके लिए फंक्शन है -x+3, ये भी हो जाएगा -e+3, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू e, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ई, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ई इज लेस देन -3, e बिलोंग्स टू r पर समतल है, ठीक है। इस रेंज के लिए भी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यहां कंटिन्यूअस, यहां कंटिन्यूअस, यहां कंटिन्यूअस, यहां कंटिन्यूअस, केवल एक पॉइंट पे निकला क्या, डिसकंटिन्यूअस। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे लास्ट में, पूरे क्वेश्चन हल करने के बाद आंसर के रूप में क्या लिखेंगे आप, द फंक्शन एफ एक्स हैज only one point of discontinuity at x is equal to किस पे, 3। फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी केवल x is equal to 3 पे है, अर्थात फंक्शन संतत नहीं है x is equal to 3 पर, या आप कह सकते हैं कि फंक्शन का असंतत पॉइंट x is equal to 3 कई रूप में आप कह सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x is equal to 3, या फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 नहीं है उसके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, और जब x की वैल्यू 0 है उसके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, ठीक है। तो अब आप देखिए पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये आपकी रियल लाइन है, x इज इक्वल टू 0 कोई पॉइंट है, इस रियल लाइन को हम कैसे इसका डिवीजन कर सकते हैं, x की वैल्यू जब 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 0 के इधर भी क्या है, x इज इक्वल टू 0 नहीं है, और 0 से इधर भी x इज इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक। तो ये फंक्शन यहां से लेकर के वहां तक और यहां से लेकर के वहां तक ये डिफाइंड है, और ठीक x इज इक्वल टू 0 पर ये है। अब ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इफ आई टेक, अब आप कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए रियल लाइन, किसी रियल लाइन के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, 0 पर तो ये डिफाइंड है, ऐसा परिभाषित कर रखा है, जब 0 नहीं, 0 नहीं मतलब 0 के दाईं अनंत तक कहीं तक, और 0 के बाएं भी अनंत तक, तब उसके लिए ये है। तो सभी पॉइंट आ गए ना। अब 3 केस अराइज करते हैं। देखिए पहला केस है, केस फर्स्ट, x इज इक्वल टू a belongs to r and a is greater than 0। ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 के रेंज है,
यहां से सब लगी। ठीक हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 का केस, ये पॉइंट ही है। और तीसरा केस यदि मैं लूं, क्या तीसरा केस क्या ले सकते हैं, एट x इज इक्वल टू b, b बिलोंग्स टू r एंड b इज लेस देन 0। b इज लेस देन 0 मतलब इधर। ठीक हो गया। अब फंक्शन देखिए आप, fx को मैं केस फर्स्ट में देखिए आप, केस फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। fx क्या डिफाइंड है भाई, fx क्या डिफाइंड है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब जब 0 नहीं है तो उसके लिए डिफाइंड है मॉड ऑफ x ओवर x इज इक्वल टू x ओवर x इज इक्वल टू 1। मॉड ऑफ x भी x ही हो गया, क्योंकि 0 से बड़ा जितने भी मान हैं सब धनात्मक हैं, तो जब धनात्मक कोई संख्या है तो उसका मॉड लेने को कोई औचित्य नहीं है। मॉड तो भी लगाते नहीं, तो ऋणात्मक को भी धनात्मक करना होता है। तो ऑलरेडी x पॉजिटिव है तो x को मैंने x ही लिख दिया, तो x बाय x कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां सब के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, यहां 1। ठीक हो गया। अब फंक्शन थ्रू डिफाइंड है, चाहे मैं 2 वैल्यू लूं, चाहे 3 लूं, चाहे 4 लूं, चाहे 5 लूं, कुछ भी लूं, सबके लिए फंक्शन ये है। इसलिए किसी एक पॉइंट पर मैं क्या चेक कर दूंगा, x इज इक्वल टू a कोई जनरल पॉइंट पर लिमिट चेक कर लूंगा, कंटिन्यूटी चेक कर लूंगा, तो थ्रू आउट फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, वही बात हो जाएगी, क्योंकि ए जनरल पॉइंट ले रहा हूं ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, क्या कंडीशन ले रखा है, a बिलोंग्स टू r, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a कितना, 1। ठीक है, 1 इतनी इसकी वैल्यू, तो कितना हो गया, 1। ठीक, और f a कितना हो गया, f a मीन्स दोज वैल्यूज ऑफ x और दोज वैल्यूज ऑफ a विच आर ग्रेटर देन 0। a के वो मान जो 0 से बड़े हैं, तो उसके लिए फंक्शन हमारा 1 आ रखा है, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो क्या है निकल करके, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to fa, this implies that fx is continuous at x is equal to a, और a क्या है, a belongs to r है, a 0 से बड़ा है। यहां से लेकर के यहां तक क्या निकल गया, अंडरस्टैंड, ये निकल गया कंटिन्यूअस। ठीक है, इधर कंटिन्यूअस। अब 0 पे देखिएगा, 0 की क्या स्थिति है, दूसरा पॉइंट अब 0 लेते हैं। सेकंड केस जो मैंने पहला लिया तो उसके लिए मेरा फंक्शन क्या निकल गया, कंटिन्यूअस निकल गया। अब मैं केस सेकंड की बात करता हूं, सेकंड वाला, फॉर x इज इक्वल टू 0। जब आप 0 की बात कर रहे हैं, अब आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं 0 पॉइंट लूंगा तो 0 के बाएं क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, और 0 के बाएं क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। ठीक है, 0 पे फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, 0 प्लस h के लिए ये डिफाइंड है, मतलब जब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 प्लस h एग्जैक्टली 0 नहीं है ना, लिमिटिंग वैल्यू है, उसके लिए फंक्शन है। 0 माइनस h के लिए भी यही। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। अब x इज इक्वल टू 0 पे देखिए, राइट हैंड लिमिट देखते हैं पहले। राइट हैंड लिमिट h will tend to 0, लिमिट x tends to 0 प्लस। ठीक हो, 0 प्लस मतलब 0 से स्लाइट राइट। इधर के लिए फंक्शन आपका क्या डिफाइंड है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वहां तो हमने पहले फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है, इन दिस केस fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ओवर x है ना, और ये क्या हो जाएगा, हमने कहा x ओवर x है, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि
स्लाइड 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है ना, तो मॉड ऑफ एक्स भी एक्स ही है, और ये डिवाइड बाय एक्स तो 1 हो गया। तो आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाई एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, आगे समझे राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर देखिए, मतलब राइट हैंड लिमिट निकले इसकी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या निकल गई 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब 0 से लेफ्ट, ठीक है। और 0 से लेफ्ट मतलब नेगेटिव वैल्यू है, 0 से लेफ्ट आपका नेगेटिव वैल्यूज है। और नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, यहां पर आपने लिखा, इसको लिख दिया आपने मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स, क्योंकि एक्स 0 नहीं है ना, 0 माइनस मतलब उसका नेबरिंग पॉइंट हो 0 से लेफ्ट, तो उसके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है जब एक्स इक्वल टू 0 नहीं है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। अभी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टर्न्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स ओवर एक्स। आप बोलेंगे यही माइनस क्यों किया, यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां ऊपर मॉड है ना, मॉड मतलब यहां पॉजिटिव ही चाहिए, यहां ऐसा नहीं है, यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लिखा जाएगा, पर यहां यदि नेगेटिव आया तो उसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस, अभी वैल्यू है ही नेगेटिव तो पॉजिटिव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक हो गया, तो नेगेटिव वैल्यू उसको आपको किसी भी केस में उसको पॉजिटिव बनाना है आपने, नेगेटिव भी है, नीचे नेगेटिव रहेगा ऊपर पॉजिटिव रहेगा। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकली -1, राइट हैंड लिमिट निकली 1। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर संगत नहीं है। द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये निकल गया आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक हो गया, ये तो कंटिन्यूअस था, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इस तरफ आ जाइए, लेफ्ट की ओर देखिए, हम जब केस कर लेते हैं, केस फाइल में क्या है ये रखा है, एक्स इज इक्वल टू माना कोई वैल्यू मैंने वी ली। अभी तो जनरलाइज इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पूरे रेंज के लिए लेना है, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, एक्स इज इक्वल टू बी, कोई रियल नंबर है वो, कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो यही बात आएगी, बी की वैल्यू 0 से छोटी है। तो एफ एक्स क्या डिफाइंड है, ऐसी स्थिति में क्या डिफाइंड है, एक्स ओवर एक्स, मतलब 0 से बड़े के लिए भी वही है और 0 से छोटे के लिए वही है, नॉट इक्वल टू है ना। अच्छा, अब x क्या है, b इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0 का मतलब हुआ नेगेटिव वैल्यू, x नेगेटिव, तो यहां तो नीचे नेगेटिव ही वैल्यू रहेगी उसकी, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे, पर ऊपर क्या चाहिए, ऊपर हमको पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स हो जाएगा। भाई एक्स नेगेटिव है ना, एक्स नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो वो x तो नेगेटिव होना है, उसने नेगेटिव है ही उसकी वैल्यू, उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, एक ऋण और बाहर कर लेंगे। तो x जो -2 होगा तो -2 और -2 कितना +2, तो +2 बटे -2, x जो -3 है तो -3/3, तो माइनस माइनस यहाँ ऊपर प्लस हो जाएगा, 3/-3 वो भी -1। x जो -4 है तो -4 +4 ऊपर बन गया और नीचे -4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो वही वैल्यू लिखनी जिस पर हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या बना आपका, -1 आया कि नहीं आया, means the function, the value of the function is -1 for all the values of x which are less than 0। जितनी भी x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी हैं,
जितनी भी x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी हैं उन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू आपकी -1। वैसे भी देख लीजिए, माना आप, मैं नहीं करता हूं ऐसे नेगेटिव, यहां भी देखिए x इक्वल टू -4 रखिए तो -4/4 सॉरी -4 बाई -4, ठीक, मॉड ऑफ -4/-4, तो मॉड ऑफ -4 क्या +4 हुआ, तो +4/-4 क्या हुआ -1। आप कहेंगे x इक्वल टू -10, तो मॉड के अंदर -10 रखिए तो +10 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या -10, तो -1 आएगा ना। तो जितनी भी वैल्यू आप इधर के ले लेंगे वहां फंक्शन क्या आ जाएगा -1 आएगा। थ्रू आउट डिफाइन हो गया, इस रेंज के लिए फंक्शन -1 है। इट मीन्स जब फंक्शन थ्रू आउट डिफाइन हो जाता है किसी एक सर्टेन रेंज के लिए, तो डायरेक्ट हम लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टर्न्स टू b fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्न्स टू b, कितना 1 है, वो फंक्शन आपका 1 है, सॉरी -1, फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, तो ये कितना हो गया -1, ठीक हो गया। और एफ बी कितना हो जाएगा किसी भी पॉइंट पर -10 पर, तो वो भी तो उतना आएगा, -10 का मॉड +10 और -10 -1, तो उसके लिए फंक्शन ये तो डिफाइंड है, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक हो। तो अल्टीमेटली आया क्या आपके पास आया लिमिट x टर्न्स टू b fx इज इक्वल टू fb। इसका मतलब fx x इज इक्वल टू b, b बिलोंग्स टू r, b लेस देन 0 के लिए क्या है समतल है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर ग्रेटर देन 0। x के वे सभी मान जो कि 0 से छोटे हैं उन सब के लिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, इधर भी कंटिन्यूअस इधर भी कंटिन्यूअस, केवल एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यू किया x इज इक्वल टू 0 पर। तो आंसर किस रूप में लिखेंगे आप आंसर किस रूप में लिखेंगे, आंसर आएगा आपका क्या, द फंक्शन fx हैज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका सातत्य नहीं है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक हो गया। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो, केवल एक पॉइंट निकला जहां फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम करेंगे और जो क्वेश्चन आगे लेंगे उससे तस्वीर और क्लियर होगी।